नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बहुपद पर बातचीत करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने कई प्रकार के बहुपद, कई घातों वाले बहुपद, कई चरों वाले बहुपदों से जान पहचान बनाई है। इस कक्षा में भी हम लोग बहुपद के बारे में थोड़ी और जानकारी शेयर करेंगे। बहुपद के मामले में आपने जो देखा है, पॉलिनोमियल जो भी हो रहे हैं, खास करके एक चर वाले की ही आज हम बात करते हैं। इसके जो अधिकतम घात होते हैं, मैक्सिमम जो पावर होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग बहुपद को रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद इस प्रकार का कुछ नामकरण करते हैं। जैसे ये हमारा कोई बहुपद लिखा हुआ है x + 2 = 0। अब यदि हम कहें कि इसका अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक उसी प्रकार से कोई भी जो बहुपद है वो किस डिग्री का है, वो कैसे पता चलता है, कितने घात वाले हैं, तो चर पद के अधिकतम घात से हम लोग पता करते हैं कि वो किस डिग्री का है। जैसे यदि कहीं लिखा हुआ है 3x² - 2x + 1 और पूछा जाए कि इसका घात क्या है, तो हम लोग इसके अधिकतम घात की बात करेंगे, अर्थात इस बहुपद का घात कितना है, 2 है। जैसे लिखा हुआ है बच्चों कहीं भी 5t6 + t5 - 3t + 8 = 12, ऐसा कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है। यदि हम बात करें कि ये किस डिग्री का है, किस घात का है, तो हम लोग कौन से घात की बात कर रहे हैं, जो अधिकतम घात होगा उतने ही डिग्री का ये बहुपद होगा। और यहाँ अधिकतम घात कितना है, 6, तो ये हम कहेंगे कि 6 घात वाला बहुपद है। इस प्रकार के कई बहुपदों से आप परिचित हैं। साथ ही साथ इसमें चर राशि जो है एक ही है, तो हम कहेंगे एक चर वाले हैं, 6 घातीय बहुपद हैं, द्विघातीय बहुपद हैं, 2 घात वाले या 1 घातीय बहुपद हैं। अब ध्यान दीजिए, जो 1 घात वाले बहुपद हैं, 1 घात वाले जो भी बहुपद हैं, उसे हम लोग रैखिक समीकरण के नाम से या रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर, आपने भी पहले नाम सुना होगा। इसी में यदि 2 घात वाले बहुपद हो जाएं, 2 घात वाले बहुपद हों, तो उसे हम लोग हिंदी में द्विघातीय बहुपद का नाम देते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो शब्द है क्वाड्रेट से बना है, और क्वाड्रेट का अर्थ वर्ग भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि घात की संख्या बढ़ाकर 3 कर दें, तो 3 घात वाले जो बहुपद होंगे उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, और इसी प्रकार इसका नाम क्रमशः बढ़ता चला जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्यूबिक। तो आपने देखा रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद एवं त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद के अंतर्गत रखते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है ax + b = 0, जहाँ a ≠ 0, इस रूप में, वेयर a ≠ 0। इस स्ट्रक्चर में, इस ढांचे में जो रहेगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद का नाम देते हैं। इसके चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है। दूसरा है आपका द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम लोग द्विघातीय के नाम से जानते हैं। एवं आप इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, कैसा होता है बच्चों,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस ढांचे पर, इस स्ट्रक्चर पर जो फिट होगा वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। और यहाँ भी कम से कम a इज तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि घात अधिकतम 2 कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि त्रिघातीय बहुपद है, मतलब वैसा बहुपद जिसके 4 का अधिकतम घात 3 हो, और यदि इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो भी कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर नहीं होगा, अधिकतम घात कितना होना चाहिए बच्चों, क्यूब, तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि आपको मिले तब आप बहुपदों की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी nवां घात वाला, nवां घात का बहुपद हो और यदि उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना हो कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। कैसे, a एक्स पर पावर n प्लस b एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स पर पावर n माइनस 2, और ये इसी प्रकार चलता रहता है। लास्ट में प्लस कोई अचर पद लगा दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। यही आपके बहुपद के स्ट्रक्चर होते हैं, ढांचा होता है। इसी पर आधारित आप किसी भी घात वाले बहुपद का स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं या उस पर बहुपद लिखकर सजा सकते हैं। आइए अब हम एक द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पर विचार करते हैं। ये एक बहुपद है, इसमें हम x के विभिन्न मान रख कर आइए देखते हैं। यदि हम कहें इसका कि p2 क्या होगा, अर्थात x के जगह अगर हम 2 रख दें तो आइए प्राप्त करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, अर्थात 4 माइनस 6 माइनस 4, हमने प्राप्त किया माइनस 6। P2 बराबर हो गया आपका माइनस 6, किस इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के लिए। इसी प्रकार यदि हम कहें कि p माइनस 1 क्या होगा, आइए हम साथ में मिलकर विचार करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4। आइए हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 दैट मीन्स कितना आ गया हमारा 0। हमने क्या प्राप्त किया, P2 बराबर जहाँ माइनस 6 आ रहा है और वहीं पर P माइनस 1 का वैल्यू 0 आ रहा है। तो जिसका मान 0 आ गया, ऐसा x का मान जिसे समीकरण में रखने पर पूरे समीकरण का मान शून्य हो जाए, तो ऐसे x के मान को हम लोग शून्य हो गया है तो शून्यक कहते हैं, शून्यक नाम देते हैं। अर्थात इस समीकरण का एक शून्यक -1 है। ये जो शून्यक है इसे ही हम लोग हल या उत्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आइए हम P4 भी ज्ञात करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, आए हम लोग करें साथ में। P4 x के जगह इस बार बच्चों 4 रख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 4। हल करें, 16 माइनस 16 बराबर 0। क्या फिर से शून्य हो गया, तो ये जो हमारा 4 है ये भी शून्यक कहलाएगा। शून्यक के जगह पर कौन कौन हो गया, 4 भी हो गया और पहले से हमने प्राप्त किया है -1 भी हो गया। अर्थात 4 पद का वह वैल्यू, वह मान जिसे हम चर के जगह रखें तो पूरा समीकरण शून्य हो जाए तो वह शून्यक कहलाता है। सभी नहीं कहलाएंगे। जैसे देखिए x के जगह जब हम 2 रख रहे थे बच्चों तो ये शून्य नहीं हो रहा था, तो ये शून्यक नहीं है। लेकिन जिसे रखने से समीकरण का मान शून्य हो जाए, ऐसे संख्याओं को हम शून्यक या हल भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई
एक चर वाला और एक ही घात का रैखिक समीकरण हो, जैसे हम px बराबर कुछ भी लिखते हैं ax प्लस बी, को एक इक्वेशन है और इसका शून्यक हम मान लेते हैं कि k है। शून्यक का अर्थ क्या है कि यदि x के जगह पर इसको प्रतिस्थापित करें, रखें, तब पूरा का पूरा समीकरण या बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात इस हिसाब से तो a इंटू के प्लस बी बराबर शून्य होना चाहिए। यहाँ से यदि हम k का मान निकालें तो हो जाएगा हमारा k बराबर माइनस बी बटा ए। ये देखिए, अर्थात यदि एक घात वाला समीकरण है, बहुपद है, रैखिक समीकरण है, तो उसका शून्यक ज्ञात करना बड़ा आसान है, माइनस बी बटा ए, जहाँ बी क्या है, अचर पद है, निगेटिव अचर पद, और एक्स क्या, ए क्या है, एक्स का गुणांक। तो इसी हिसाब से आप किसी भी समीकरण जो एक घात वाले हैं, रैखिक हैं, उनका आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है, सपोज px बराबर 3x प्लस 4, और यदि हम बात करें कि इसका शून्यक क्या होगा, तो अभी आपने देखा बच्चों कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, अचर पद का ऋणात्मक रूप बटा x का गुणांक। तो यहाँ अचर पद कौन हो गया हमारा, 4 का ऋणात्मक माइनस 4 और x का गुणांक 3। इस प्रकार हम आसानी से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा द्विघात के लिए भी, साथ ही साथ रैखिक समीकरण के लिए भी। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरणों के जो शून्यक होते हैं वो वह अचर पद और x के गुणांक पर निर्भर करते हैं। क्या ये द्विघात समीकरण के भी जो शून्यक हैं वह अचर पद और गुणांकों पर निर्भर करते हैं, चर पद के? इस बात को समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा ज्यामितीय रूप देखते हैं। बच्चों, आइए हम लोग शून्यकों का, बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका ज्यामितीय निरूपण समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने एक तल को कार्तीय तल में बदला है, अंकों को अंकित कर दिया है और एक समीकरण भी ले लिया है हमने, y बराबर 2x प्लस 3। इसका व्यापक रूप आप इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर ax प्लस b। अब इस प्रकार का कोई भी समीकरण हो, बहुपद हो, तब उसे आप आलेखीय निरूपण कर सकते हैं, उसका आलेखीय निरूपण। आइए हम इसका साथ में मिलकर करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। जैसे पहले हम लोग सारणी बना रहे थे, या आपने पूर्व की कक्षा में सारणी बनाना सीखा है, इसी प्रकार एक सारणी बना ले। एक जगह मान है आपका x का और एक जगह मान है आपका y, और y के बराबर है बच्चों 2x प्लस 3 हमारा। चलिए, अब विभिन्न प्रकार का मान हम x के जगह पर रखेंगे और उससे y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे x का मान यदि हम 0 रख दें, तो यहाँ का मान यदि 0 रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस 3, मतलब y का मान हो गया 3। यदि x के जगह -1 रख दें, आप खुद से रफ का कार्य करें, देखिए बहुत आसान है। -1 यदि रख देंगे तो ये हो जाएगा -2, और 3 -2 का मतलब होता है y का मान 1। इस प्रकार का मान आप और भी रख सकते हैं। जैसे y का मान यदि हम सिर्फ 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 एकाएं 2 प्लस 3 का मतलब हो गया y का मान 5। आप चाहें तो सारणी में और भी मान अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप सुविधा के अनुसार मानों को रखें एवं मानों की संख्या को भी सुविधा अनुसार लें। जैसे हम यदि -2 रख दें तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या होगा, -2 का मतलब हो गया -4 और +3 का मतलब -1। इस प्रकार बहुत सारे युग्म हमें प्राप्त हो गए। अब इन निर्देशांकों को इस कार्तीय तल पर आप आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग साथ में मिलकर दिखाते हैं। पहला है 0 और 3, तो x निर्देशांक जब 0 है तब वह निश्चित रूप से y अक्ष पर होगा, और y अक्ष पर मान है 3। आइए हम बिंदु को दिखाते हैं, ये बिंदु हो गया हमारा। आइए दूसरा युग्म है निर्देशांक का -1 और 1,
तो x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 1, इन दोनों को यदि आप ढूंढेंगे तो मिल गया -1 और 1। अगला बिंदु है बच्चों, ये अपरिमित रूप से है तो आप इसमें इस प्रकार एरो का चिन्ह लगा के रखेंगे, कभी दिखाएंगे तो। अगला है आपका, हमारे 2 बिंदु हमें मिल गए हैं। तीसरा बिंदु है 1 और 5, x अक्ष पर 1 और y अक्ष का बिंदु है 5। चलिए आगे है आपका -2 और -1, -2 और -1। जहाँ भी बिंदु मिले आप बिंदु को दिखा लें। इस प्रकार जो सरल रेखा बन रहा है, आइए हम रेखा को मिला लें। ये देखिए, ये बनी सरल रेखा ही इसके आलेख को दिखा रहा है। हम बात कर रहे थे शून्यकों की, तो अब जरा देखिए, हमको मान ज्ञात करना है किसका, x का। तो यहां पर हमारा जो समीकरण उसमें कौन है, x है। तो x का वैल्यू हमें x एक्सिस पर मिलेगा और x अक्ष पर यह जो सरल रेखा है कहां प्रतिच्छेद कर रही है। इस सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर कहां है, देखिए जरा, 1 और 2 के बीच में, अर्थात 1.5, 1 से अधिक और 2 से कम, अर्थात जो इसका शून्यक है वो हमें कहां से मिला, x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु से। चूंकि x का ही मान हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक छेद बिंदु, और वह प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, -1.5, 1 से अधिक और 2 से कम, और y का मान तो 0 है ही। तो इस प्रकार से हमें इसके शून्यक प्राप्त हो गए -1.5। तो आप कोई भी रैखिक समीकरण का शून्यक आसानी से इस प्रकार से आलेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा उसका ज्यामितीय निरूपण करके पता कर सकते हैं। यदि इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -3/2। व्यापक रूप से यदि हम बात करें तो जो हमारा है ax + b, इसके शून्यक के लिए जो प्रतिच्छेद बिंदु आपने निकाला है x निर्देशांक का, ये आप देखेंगे तो क्या है आपका यहाँ पर -3/2, और 3 क्या है आपका b है, अर्थात ये जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक फिक्स ही होता है, कितना, -b/a। ये देख लीजिए, -b/a। आइए अब हम लोग साथ में मिलकर किसी द्विघात समीकरण को एक ग्राफ में, एक आलेख में दिखाने का प्रयास करते हैं, उसका ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं y = x² - 3x - 4, एक द्विघात समीकरण हमने लिया है। आइए हम इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। इसके लिए ठीक उसी प्रकार से एक सारणी बना लेंगे हम लोग। एक सारणी बना लेंगे, एक खाने में x और एक खाने में हमें रखना है y का मान, और उसकी जगह पर क्या ले रहे हैं, x² - 3x - 4। आइए हल करते हैं। चलिए 0 से शुरू करते हैं। x का मान जब 0 लेंगे बच्चों तो सारणी में y के जगह पर कौन सा मान लेना होगा, हमें आशा है आप आसानी से रफ का कार्य करेंगे खुद से। तो देखिए, जब हम 0 ले लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हमारा आ गया -4। आइए अब एक दूसरा मान हम लोग लेते हैं, x के जगह पर चलिए 1 रखते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1, और ये हो गया हमारा -3, और 1 - 3 का मतलब हो गया -2,
और -4 मतलब -6। ऐसे x के मान अपने मन से आप लेते चलें। यदि हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 -6 का मतलब हो गया हमारा 4 -6 मतलब -2 और -4 पहले से, तो हमारा हो गया -6। अगला इसी प्रकार हम लोग और ढूंढें। x का मान यदि हम रखते हैं, चलिए 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 भी रखा हमने, 3 तिहाई 9 में से 9 गया -4। चलिए 4 रखिए, 4 चौका 16 -4 तिया 12 और 16 में से 12 गया, 4 में से 4 गया 0। इस प्रकार आप बहुत सारे में रखें ताकि चित्र एकदम स्पष्ट बने। ज्यामितीय निरूपण जब करें तो बहुत ही स्पष्ट बने। आइए 5 रख कर देखते हैं क्या हो जाएगा। 25 -15 मतलब हो गया हमारा 10, -4 का मतलब हो गया 6। इस प्रकार से बहुत सारे मान रख लें और तब जा कर के उसका आलेखीय निरूपण करें। आइए हम प्रयास करते हैं करने का। हमारा है 0 और -4, x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब वो y अक्ष पर आएगा और y अक्ष पर कहाँ आएगा, किस बिंदु पर, -4 पर। ढूंढते चलें इस प्रकार। आप भी अपने ग्राफ की कॉपी में बनाएं, प्रैक्टिस करें और बिंदुओं को ढूंढें। दूसरा बिंदु है हमारा 1 और -6। 1 x के जगह पर है और -6 हमारा y में है। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने 5 ही तक लिया था, तो 1 और आगे बढ़ाते हैं, -6 और ये जो -6 है ये 1 के साथ है। तो यहाँ हो गया हमारा बिंदु, ढूंढ लीजिए। ये हो गया हमारा 1 और -6। आइए अगला बिंदु हम लोग ढूंढते हैं 2 और -6। 2 भी जो है वह -6 के साथ ही है। तो 2 और 2 किसके लिए, x के लिए और y पर -6, तो ये भी चला गया आपका -6 पर। अगला बिंदु है हमारा 3 और -4। तो x के लिए आ गया 3 और y अक्ष पर -4। आइए ढूंढिए, ये हो गया बिंदु। ग्राफ पर बहुत स्पष्ट दिखेगा आपको। आगे है हमारा बच्चों 4 और 0। तो 4 और 0 जाहिर सी बात है x अक्ष पर होगा। अगला बिंदु है हमारा 5 और 6। तो x पर 5 ले लीजिए और y अक्ष पर सीधे आपको लेना है कितना, 6। तो 5 और 6 देखिए कहाँ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आ गया हमारा। x के कुछ ऋणात्मक मान भी हम रखें तो चित्र ज़्यादा स्पष्ट होगा। आइए कुछ मान रखते हैं हम x के ऋणात्मक मान, जैसे रखते हैं -2। देखिए क्या होगा, -2 यदि हमने रखा है तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6, अर्थात y का मान आ गया कितना, 6। -2 रखेंगे तो हो गया हमारा 4 पॉजिटिव में और +6 पॉजिटिव में। और भी मान रख के देखिए, जैसे हम यदि रखते हैं -3 तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 -4, अर्थात 18 में से 4 गया 14। बहुत बड़ी संख्या हो गई और छोटा छोटा मान हमें रखना चाहिए। आइए जैसे -1 रख कर देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको, 1 + 3 -4 अर्थात 0। इस प्रकार से कुछ निगेटिव मान, कुछ पॉजिटिव और 0 भी रख लें। तो अगला हमारा है -2 और 6। तो x की जगह पर -2 और y की जगह पर हमारा 6। ये बिंदु हो गया। अगला बिंदु हमने लिया है -3, तो उसके साथ आया है 14 जो कि बहुत ऊंचाई में होगा, उसको इग्नोर करते हैं, छोड़कर चलते हैं। अगला है -1 और 6। तो -1 पर यदि हम चलें, सॉरी -1 और 0, तो -1 और 0 आपका यहाँ हो गया। इस प्रकार से अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, इसे यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे या मिलाने का प्रयास करेंगे तो कैसे कैसे मिलेगा ये देखिए। यहाँ से हमारा बिंदु है क्रमशः
इसे यदि आप देखें इस प्रकार से मिलाएं, और अब ये आगे जाकर के कहाँ है, ये देखिए यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, और इस प्रकार से एक संरचना बना रहा है U प्रकार का। द्विघात समीकरण का जब हमने आलेखीय निरूपण किया, ज्यामितीय निरूपण किया, तब एक सरल रेखा हमें नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि इस प्रकार की एक U करके आकृति प्राप्त हुई। आप भी ऐसे 2-4 आलेख बनाइए, ज्यामितीय निरूपण कीजिए, तब जाकर ज़्यादा स्पष्ट बनेगा। अर्थात द्विघातीय समीकरण का जो निरूपण है वो इस प्रकार से या इस प्रकार से या कुछ इसी प्रकार से होता है, और इस प्रकार की जो आकृति है उसे हम लोग पैराबोला की आकृति कहते हैं। पैराबोला, परवलय। आपने देखा यदि रैखिक समीकरण है, एक घात वाला है, तो उसका एक सरल रेखा बनता है ज्यामितीय निरूपण। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात का समीकरण हो, उसका जो ज्यामितीय निरूपण होता है वह होता है बच्चों पैराबोला, अर्थात परवलय की आकृति का। अब बच्चों यदि हम बात करें इसके शून्यकों की, मूल की, हल की, बच्चों जिस प्रकार से हमने रैखिक समीकरण के लिए देखा था कि उसके जो शून्यक हैं वो वह x अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु थे वो वहाँ हो रहे थे x का मान, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी पैराबोला हमारा x अक्ष को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करता है। और कुल कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है जरा देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी। और इन स्थितियों में हमारा जो x का मान है वो वह है क्रमशः -1 और एक मान हमें मिला है 4। अब ये जो मान हैं क्या ये शून्यक हैं या नहीं, ये जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका मान यहाँ रखना होगा और देखना है कि हमारा जो पूरा इक्वेशन है px वह शून्य होता है कि नहीं। यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोग इसे ही शून्यक कहते हैं। वस्तुतः ये जो पैराबोला है x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काट रहा है उसके जो x निर्देशांक होंगे वो वहीं शून्यक होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ग्राफ के, ऐसे आलेख का ज्यामितीय निरूपण अपने ग्राफ के पेपर पर निश्चित रूप से करें। जब तक बनाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि शून्यक ढूंढना बहुत आसान है। हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो इस ग्राफ की और भी चर्चा करेंगे एवं शून्यकों की बात करेंगे। आज की कक्षा में इतनी ही। कितनी, मुख्य रूप से 2 बातें, 3 बातें, क्या क्या बहुपद क्या है, साथ ही साथ बहुपदों का आलेखीय निरूपण हम लोग किस प्रकार करते हैं। द्विघात बहुपद का भी आलेखीय निरूपण हमने देखा, एवं इस ग्राफ में, इस आलेख में शून्यकों को कैसे ढूंढा जाता है ये भी हमने आज सीखा है। इस पर और भी चर्चा हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा इतनी ही। आप क्या करेंगे, खूब अभ्यास करते रहें एवं खुश रहें। मिलते हैं नई कक्षा में, अगली कक्षा में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।